मेरा नाम वैद्य राहुल त्यागी है और मैं एमडी पंचकर्मा। आज हमारे साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा पे चर्चा पे हमारे साथ हैं वैद्य धन्वंतरी त्यागी, जो कि जनरल सर्जरी में एमएस किए हुए हैं और डॉक्टर साहब ने 15 साल से अधिक हो गया है उनको इस विषय के ऊपर अपनी चिकित्सा प्रदान करते हुए। डॉक्टर साहब ने अभी हजारों से ज़्यादा केसेस एनोरेक्टल डिजीज के ट्रीट किए हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि गुदा रोगों के बारे में, जो सामान्य जनमानस है, जो उनकी अवधारणा है, तो उससे हमें आज दिशा दे उसके बारे में। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गुदा रोगों में सामान्य व्यक्ति के लिए गुदा मार्ग यानी कि लेट्रिन के रास्ते के पास दर्द, जलन, खून, खुजली, फोड़ा, फुंसी, वो हर चीज़ को बवासीर के नाम से जानते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि ये एक जैसी दिखने वाली लेकिन अलग अलग 21 के करीब बीमारियों का एक समूह है, जिनमें सब में अलग अलग लक्षण होते हैं, सबकी अलग अलग चिकित्सा होती है। लेकिन मरीज़ के लिए सामान्य तौर पर वो बवासीर जो है वो होती है। दूसरी बात क्या है कि ये गुदा रोगों का कोई विशेष आयु वर्ग नहीं है। ये पैदाइशी बच्चे को हो सकती है क्योंकि जन्मजात भी विकृतियाँ जो है वो आती हैं। इसके अलावा 65 वर्ष की आयु में भी हो सकती है। किसी भी आयु वर्ग के महिला, पुरुष, बाल, वृद्ध, बच्चे, जवान को भी ये हो सकते हैं। सीधे तौर पर इनका संबंध या तो जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले जो है वो कारणों से रहता है या फिर आपके भोजन संबंधित विकारों से जो है वो रहता है। ये बीमारी कहीं बाहर से नहीं आती है, ये कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ऐसी चीज़ों का इससे कोई खास लेना देना नहीं है। ये केवल हमारे अपने जो लापरवाहियाँ हैं, गलतियाँ, उनसे जो है वो होने वाली चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि सबसे पहली बीमारी का नाम है फिशर। साधारण तौर पर बवासीर हम इसी को जो है वो कह सकते हैं। फिशर के अंदर लेट्रिन के रास्ते में लंबाई में एक चीरा बन जाता है। जी, जैसे चीरा बन जाता है तो जितनी बार पेशेंट लेट्रिन जाता है उतनी बार जब वाल्व खुलते हैं तो वाल्व खुलने से घाव फटता है। घाव फटता है तो पेशेंट को पेन की जो है वो बहुत ज़बरदस्त अनुभूति होती है। और इसके बाद जैसे ही वो लेट्रिन पास करता है, बॉवल पास करते हैं, तुरंत एकदम वो लेट्रिन को रगड़ बनाते हुए चलती है। तब ऐसी स्थिति में पेशेंट को और ज़्यादा दर्द और जलन महसूस होती है। और चूंकि जैसे ही मल के निकलते ही वाल्व बंद होने की वजह से गुदा मार्ग वापस से बंद हो जाता है, तो जो घाव है वो मल के चिपके ही बंद हो जाता है। ऐसे परिस्थितियों में सामान्य तौर पर तो पेशेंट की मेन कंप्लेंट होती है कि दर्द बहुत ज़्यादा है। हाँ, पेशेंट स्टूल पास करने से भी डरता है। ऐसे कंप्लेन हमें प्रैक्टिस में देखने को बिल्कुल कई घंटों तक पेन वो 2 मिनट से लेकर के और 18-20 घंटे तक रह सकता है, क्योंकि रात को सामान्य तौर पर सबसाइड हो जाता है और सुबह सही उठता है पेशेंट। और जैसे ही बावल जाने की स्थिति होती है तुरंत एकदम जो है वो पेशेंट को एकदम से दर्द होता है, वो बहुत क्रिटिकल दर्द होता है। ब्लीडिंग की जहाँ तक इसमें बात करें, सामान्य तौर पर इसमें खून जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आता है। जब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तब खून बहुत ज़्यादा आता है, नहीं तो ज़्यादातर मरीजों में वो लेट्रिन के साथ में जो है वो लंबाई में खून लगा हुआ होता है या 1 और 2 ड्रॉप जो है वो टपकते हैं। तो पहली बीमारी हुई फिशर। दूसरे नंबर पे एक परेशानी रहती है जिसको हम बोलते हैं पाइल्स या मस्से। मस्से का मतलब है जो लेट्रिन के रास्ते में जो खून की नसें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोगों को उनके पैरों की पिंडियों में मोटी मोटी नसें फूल वेरिकोस वेन जो हो जाता है। तो वेरिकोस वेन क्या होता है? वेरिकोस वेन इसलिए होता है कि जो नसों के अंदर वाल्व होते हैं वो वाल्व डैमेज हो जाते हैं। खून जो है वो ऊपर नहीं रुक पाता और तुरंत एकदम नीचे आ जाता। तो खून फूलने की वजह से, खून इकट्ठा रहने की वजह से नसें फूल जाती हैं और वो नसें फूल करके हमें मोटी मोटी दिखाई देती है। जब सेम प्रक्रिया आपके गुदा मार्ग में जो है वो होती है तब उसकी वजह से वो नसें वहाँ पर जो है वो फूल जाती हैं और लेट्रिन के गड़बड़ी की वजह से, लेट्रिन से चीरा लगने की वजह से वो फट जाती हैं। फटने की वजह से उनके अंदर से ब्लीडिंग होती है। ज़्यादातर मामलों में पाइल्स के अंदर पेनलेस ब्लीडिंग एक कार्डिनल सिम्टम है। पेनलेस ब्लीडिंग का मतलब है कि पेशेंट को ब्लीडिंग तो खूब ज़बरदस्त होगी लेकिन ज़्यादातर मामलों में उनको दर्द, जलन, दुखन ऐसा कोई खास नहीं रहता। हालांकि एक्सेप्शनल केसेस हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में उनको दर्द, जलन भी काफ़ी जो है मात्रा में रह सकते हैं। मस्से अंदरूनी और बाहरी, वो केवल लोकेशन का फर्क है। मस्से जो है वो होते हैं, ब्लीडिंग हो, नॉन ब्लीडिंग हो, ये केवल और केवल उनके एक सिम्टम का फर्क है। बाकी वो मस्से ही जो है वो होते हैं। तो वो केवल डॉक्टर चेक करके ही उसको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस साइज के, किस लोकेशन पे, कितने का, कैसे जो है वो रहते हैं। 2, तीसरे नंबर पे लेट्रिन के रास्ते के पास 3 सेंटीमीटर की गोलाई में कहीं भी छोटी फुंसी या बड़ा फोड़ा होना, जब वो फोड़ा रहता है तब पेशेंट को दर्द, बुखार, चलने फिरने की दिक्कत, पेशाब रुकने की समस्याएं, ये सब चीज़ें जो है वो होती हैं।
और जैसे ही वो फोड़ा पक करके फूट जाता है, पस बाहर निकल जाता है, सारे लक्षण ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे कभी किसी पेशेंट को कोई दिक्कत थी ही नहीं, क्योंकि पस बाहर निकल गया। अब होता क्या है कि उसके अंदर जो है वो लेटरिन के रास्ते में से एक छेद बना, वो सुरंग निकल करके बाहर खुलती है। गुदा मार्ग के 3 सेंटीमीटर के 3 इंचेस के पेरिफेरी में कहीं भी अगर कोई फुंसी या फोड़ा है, 100% वो भगंदर की बीमारी है या उसका इलाज भगंदर करके होता है। 99.9% तो है ये कंफर्मेटरी। अब चाहे वो पहले से भगंदर हो, चाहे हम उसका इलाज भगंदर बना के करें। भगंदर का मतलब होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाने वाली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि सुरंग जिसको बोलते हैं, नासूर जिसको बोलते हैं, नाड़ी व्रण जैसे। नाड़ी व्रण आयुर्वेद में इसके लिए सही शब्द नाड़ी व्रण है कि जो नस की तरह जाता है और खुलता हुआ रहता है, उसमें बार बार पस आने की शिकायत है। आजकल ये गुदा रोगों में अगर देखा जाए तो भगंदर से ज्यादा पेशेंट देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक परेशान रहते हैं भगंदर में। तो हम ये चाहेंगे कि आप भगंदर को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें, और हम अगर आयुर्वेद की बात करें तो हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। जी बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि भगंदर कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये बीमारी केवल और केवल 2 चीजों से बड़ी बनती है। पहले नंबर पर पेशेंट की लापरवाही, दूसरे नंबर पर डॉक्टर की लापरवाही। पेशेंट की लापरवाही इसलिए कि जब कोई फोड़ा फुंसी बन गया है और ऐसी स्थिति में उसको सर्जन को दिखाना चाहिए, ना कि फिजिशियन को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये फिजिशियन का काम नहीं है। जिन लोगों का काम सर्जरी है वो लोग इसको बहुत आसानी से अच्छे से समझते हैं। ये पेशेंट की लापरवाही है। दूसरी पेशेंट की लापरवाही यहाँ ये रहती है कि चूंकि जैसे ही पस बाहर निकल जाती है तो अंदर कोई फॉरेन मैटर रह नहीं है, स्वेलिंग वगैरह सबसाइड हो जाती है, पेशेंट को 2-4 दिन की राहत मिल जाती है, फिर वो ऐसा लगता है जैसे बंद हो गया है। अब वो दोबारा होने में 2 घंटे भी ले सकता है, 2 हफ्ते भी ले सकता है, 2 महीने भी ले सकता है। तो पेशेंट के पास एक अच्छा खासा टाइम होता है सर्जन से मुलाकात करने का। लेकिन क्योंकि दर्द नहीं है तो बीमारी नहीं है, जनरल सा असम्पशन है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो बीमारी बढ़ती रहती है, अंदर अंदर जो है वो भगंदर ज्यादा बड़ा बनता जाता है। ज्यादा बड़ा बनता जाता है तो दिक्कत हो जाती है। इसकी वजह से वो बार बार परेशान रहते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स की गलती इसमें ये है कि इन केस अगर मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या मेरा इसमें कोई जो है वो इंटरफियर नहीं है या कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, देन पेशेंट को आप 1 या 2 दिन की दवा अगर वैसे देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन आप उसे पेशेंट को रेफर करो टू द सर्जन। अब वो सर्जन आपका मॉडर्न साइड का हो या आयुर्वेद साइड का हो। आयुर्वेदिक सर्जन भी अब आजकल बहुत अच्छी खासी संख्या में उपलब्ध है। कुछ नहीं, आयुर्वेद गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेजेस, प्राइवेट आयुर्वेद कॉलेजेस में तो जो है वो है ही है। तब हमको सर्जन को रेफर करना चाहिए। ये दोनों कारणों की वजह से, क्योंकि राइट टाइम और राइट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो बीमारी बढ़ती चली जाती है और ये पेशेंट जो है वो बार बार परेशान ही रहते हैं। भगंदर का सीधा सा सिस्टम ये है कि जब तक अंदर से कोई चीज उसको लेटरिन भरने से नहीं रोकेगी उस नासूर के अंदर, तब तक उसमें वो पस बार बार बनता रहेगा। तब ऐसी स्थिति में भगंदर में दवाओं का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि कोई दवा अंदर से उसको जो है वो गुदा मार्ग के अंदर जो छेद बना है उसमें से मल को भरने से नहीं रोक सकती। केवल और केवल हम उस चीज को डिले कर सकते हैं फॉर द टाइम पीरियड, कि इनकेस अगर किसी पेशेंट को आज सर्जरी कराने का टाइम नहीं है या दिखाने का टाइम नहीं है, तो वो क्या है कि हमने 2, 4, 5 दिन 30 त्योहार कोई काम है तो वो केवल डिले कर दिया, बट वी कैन नॉट, मतलब हम इसको खत्म नहीं कर सकते पॉसिबिलिटी को। आयुर्वेद भी स्पष्ट कहता है कि ये केवल और केवल शस्त्र साध्य रोग है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सर्जरी तो आपको करानी ही पड़ेगी। आज कराइए, कल कराइए, परसों कराइए, जितना लंबा लेट करके कराएंगे उतना ज्यादा जो है वो दिक्कत रहेगी और उतना ही प्रोग्नोसिस उसका अच्छा नहीं होगा। उतने प्रोग्नोसिस उसका अच्छा नहीं रहेगा और उतना ही ज्यादा एक बड़ी बीमारी है, कैंसर है, किसको होती है, कब होती है, कहाँ होती है, कैसे कुछ होगा, तो आज तक भी कोई भी चीज़ 100% कन्फर्म नहीं है। मॉडर्न साइड की इतनी जो है वो तरक्की करने के बावजूद भी वो भी हो सकता है। इसके अलावा एक अपने आप में पेनफुल सिचुएशन तो है ये कि भाई अंदर की साइड में फोड़ा है और वो पूरा गलाव जो है वहाँ पे क्रिएट है, तो वो देखिए प्रॉब्लम तो वो कुछ भी कर सकता है। तो भगंदर की अगर हम जो है वो बात करें तो भगंदर सामान्य तौर पर इसके जो मूल कारण है, देर तक बैठे रहना, शराब पीना, शराब का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, मिर्च मसालों का अधिक सेवन करना। जिन लोगों के वजन बढ़े रहते हैं, जिनको चर्बी ज़्यादा रहती है शरीर पे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। और इसके अलावा इसमें एक और दिक्कत जो है वो रहती है कि जो लोग तले भुने मिर्च मसाले वाले या पित्त की जिनको समस्या रहती है, क्योंकि पित्त और रक्त का पाक बहुत जल्दी होता है, तो वो चर्बी को पका देते हैं। जैसी चर्बी को पका देते हैं तो जरा सी देर में फोड़े फुंसी हो जाते हैं।
ऐसे वो खाने पीने जो लोगों को चेहरे पर, मुहासे या शरीर पे कहीं भी फोड़े फुंसी करते हैं, वो हर चीज बगंदर का कारण हो सकती है। इसका मतलब जो स्थूल पेशेंट हैं, मोटे हैं, फैटी हैं, तो उन लोगों को स्पेशली इसका ध्यान रखना चाहिए कि उनको विशेषतः ये रोग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मोटों के लिए तो आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि अगर एक पतला मरीज है और एक मोटा मरीज है, पतले मरीज को 10 बीमारियां और मोटे मरीज को जो है वो 5 बीमारियां हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले उस मोटे मरीज की चिंता करनी चाहिए। स्थल्य, वरम, कार्श्य, वो श्लोक भी आता है बकायदा, हम लोग एग्जाम में लिख के लिए सब, और प्रोमिनेंट, बहुत मतलब प्रोमिनेंट सा श्लोक है, वो पूछा ही जाता है, हर दूसरे तीसरे साल रिपीट हो जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंस है इसका। तो मोटे लोगों को इसकी बड़ी जो है वो लॉन्ग टर्म सेटिंग और इसके अलावा गलत समय की सेटिंग, सारी रात जागना, इन लोगों को ज्यादातर दिक्कत रहती है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि जिसको हम तय कर सके कि केवल इसकी वजह से स्पेसिफिक कारण है इसके पीछे। ऐसा हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, 20, 22 या 25 कारणों की लिस्ट है। ज्यादातर पेशेंट में 1 या 2 या 3 या 4 कारण हमें मिल जाते हैं, हम उसी को बोलते हैं। मॉडर्न साइड में भी इसको इडियोपैथिक बोलते हैं। इडियोपैथिक का मतलब है जिसका कोई स्पष्ट कारण है, जिसका कुछ नहीं। फिशर को छोड़ करके पाइल्स का और फिस्टुला का कोई स्पष्ट कारण ज्ञात जो है वो नहीं है। इसलिए ऐसे बीमारियों में कि जहाँ कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं होता, वहाँ डॉक्टर और मरीज दोनों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि पता नहीं कब किधर से बीमारी किस कारण से वापस लौट के आ जाए। तब आपको वो सारे कारणों की लिस्ट बना करके और पेशेंट को सारे चीजों को नल एंड वॉइड करना चाहिए, यानी कि परहेज का पालन पूरा करना चाहिए। अच्छा, अगर हम इसके चिकित्सा की बात करें तो हम देखते हैं कि केवल आयुर्वेदिक सर्जन ही नहीं, कुछ मॉडर्न सर्जन भी हैं जो क्षार सूत्र की वकालत करते हैं कि क्षार सूत्र इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो अगर जन सामान्य की दृष्टि से हम क्षार सूत्र के बारे में अगर लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो उनको उनकी बीमारी और उसके चिकित्सा को चूज करने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो हमारी आपसे यही अनुरोध है कि आप क्षार सूत्र के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। जी बिल्कुल, जैसे आप अभी कह रहे थे कि मॉडर्न साइड के लोग भी जो है वो इसकी एडवाइस करते हैं। देखिए, ये एक बहुत अच्छा सा जो है वो माहौल क्रिएट हो रहा है मेडिकल साइड में। जो मेरे पास अच्छा है वो दूसरे लोग मेरे पास भेजें, जो दूसरों के पास अच्छा है मैं उनको भेजूं। जैसे बीइंग एंड सर्जन, ऐसा नहीं है कि मैं सारी सर्जरी अपने यहाँ करता हूँ, लेकिन फिर भी एनोरेक्टल के केस में जहां मुझे लगता है कि ये वाले केस में मॉडर्न सर्जरी ज्यादा कामयाब है, तो मैं पेशेंट को इमीडिएटली उसको मॉडर्न सर्जन को भेज देता हूँ। और जितने पेशेंट मेरे पास जो है वो एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स के आते हैं, उसमें से लगभग टोटल में से 65% मेरे पास रेफरल थ्रू द डॉक्टर्स आती है, यानी कि किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उन्होंने मेरे पास में पेशेंट को जो है वो रेफर किया। रेफर करने के बाद में फिर उसमें जो है वो क्या हुआ कि अब हम उनका जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक अच्छा सा जो है वो विषय है। और अब जब क्षार सूत्र की बात करते हैं, देखिए क्षार सूत्र के अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। फिशलेक्टमी, लिफ्ट टेक्निक है, वाफ्ट टेक्निक है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ओल्ड कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स हैं। तो क्षार सूत्र इसमें कैसे काम करता है उसकी मैं आपको बात करता हूँ। क्षार एक आयुर्वेद का औषध द्रव्य है। सूत्र का मतलब है धागा। वो औषध द्रव्य धागे के ऊपर जो है वो हमारा लगा रहता है। जब भी बगंदर का पेशेंट हमें डायग्नोस होता है, सबसे पहले चीज हमें देखना होता है कि बगंदर कहाँ से जा रहा है, कहाँ खुल रहा है, कितना लंबा है और वाल्व्स वगैरह की इन्वॉल्वमेंट उसमें कितनी है, क्योंकि लेट्रिन के रास्ते के जो वाल्व्स हैं वो उसको क्रॉस करता है ज्यादातर मामलों में। जब हम उसको काट देते हैं तो पेशेंट को लेट्रिन का प्रेशर रुकने में दिक्कत आती है। तब ऐसी स्थिति में जो है वो क्या होता है कि हम एक काम करते हैं कि पहले पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करने के बाद में पहली बार में हम थ्रेड को धीरे से अंदर की तरफ डाल करके जहां उसकी नेचुरल ओपनिंग होती है वहां से हम उसको निकाल कर बाहर लेट्रिन के पास रास्ते के पास ला करके बाहर ला के एक साइड पे हम उसको बांध देते हैं। सामान्यतः 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। और सही बात यह है कि किसी पेशेंट को कोई भर्ती होने की या किसी पेशेंट को कहीं भी जो है वो बेड रेस्ट करने की ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा फिर जो दवा वाला धागे के ऊपर जो लगी हुई दवा है वो अपना काम वहां पर करती है, गलाव को वहां से काट के बाहर निकालती है, पस के रूप में हल्का हल्का वो बाहर निकलते रहता है। इस तो वो ट्रैक को कट आउट करके लाता है। अभी क्या है कि दवा उसकी 5 से 6 दिन में खत्म हो जाती है, यूज में आ जाती है। तो अब हमें उसमें दोबारा दवा पहुंचाने की जरूरत है।
तो हम क्या करते हैं, रेल रोड टेक्निक से हम उसको थ्रेड से थ्रेड बांध करके पुराने थ्रेड को जो है वो बाहर निकाल देते हैं और नए मेडिकेटेड थ्रेड को हम अंदर जो है वो डाल देते हैं, मतलब रिप्लेस कर देते हैं। ये 1 से 2 मिनट का प्रोसीजर होता है। अगेन इसमें कोई जो है वो सुन करने की भी खास जरूरत नहीं पड़ती है, केवल लोकल एप्लीकेशन लगाने की जरूरत पड़ती है और थ्रेड हम ला करके बाहर बांध देते हैं। कोई भर्ती होने की, कोई बेड रेस्ट करने की खास जरूरत नहीं पड़ती है। वो ट्रैक को धीरे धीरे आगे की तरफ को काटता हुआ लाता है और एक खास बात है, साथ साथ वो उसको हील करते हुए लाता है, क्योंकि अगर खाली कटिंग करेंगे और हीलिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो हीलिंग अगर मान लिया सपोज किसी को 3 सेंटीमीटर डीप जा रहा है, तो 3 सेंटीमीटर डीप अब इतना बड़ा घाव बनेगा तो उसको भरने में 2 से 3 महीना जो है वो लग जाता है। अगर आप फिशलेक्टमी की बात करें जो 4 दिन में पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है, उसका घाव भरने में तो कम से कम 1.5 से 2 महीना लगता है। तो अब उतना टाइम हमें जो है वो लगने वाला है, तो काट तो हम देंगे, लेकिन वो क्या है कि थ्रेड में खास बात है कि वो काटना और भरना दोनों काम उसके एक साथ साथ करेगा। इसके अलावा वो फ्रेश टिश्यू और ब्लड सप्लाई को वहां पे रिस्टोर करता है। तो अगर हम 3 सेंटीमीटर डीप वाला हमने कोई फिस्टुला थ्रेड से जो है वो काटा है, तो थ्रेड से काटने के बाद जब फाइनल आउटकम हमारा निकल के सामने आएगा तो ज्यादा ज्यादा वो 1/2 सेंटीमीटर, बस केवल 1/2 सेंटीमीटर, बस इतना गहरा घाव बनता है। हाँ, अगर बहुत हाई एनल फिस्टुला है तो 1 सेंटीमीटर और 1.2 सेंटीमीटर डीप का हमारा वहां पे एक स्कार रह जाता है, लेकिन वो हाई एनल फिस्टुला में है, जो कि केसेस कम रहते हैं, ऐसे बहुत कम नहीं रहते हैं लेकिन कम रहते हैं केसेस। सामान्य तौर पर लो एनल फिस्टुला के या फिर सबक्यूटेनियस फिस्टुला के केसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं, तो स्कार वगैरह भी जो है वो नहीं बनता है। अब बेस्ट इसमें क्या है, बेस्ट इसमें ये है कि एक तो कटिंग और हीलिंग दोनों एक साथ हो रही है, दूसरे नंबर पे वल्व्स को वो ज्यादातर मामलों में हम वहां से बचा के ले जाते हैं, क्योंकि हमने उसको ब्लेड से नहीं काटा है। जब हम ब्लेड से काटते हैं तब ऐसी स्थिति में हम इन्फेक्टेड पार्ट को क्यूरेट करते हैं वहां से। इन्फेक्टेड पार्ट को जब क्यूरेट करेंगे तो कहीं भी अगर हमको लगे कि वाल्व किस में इन्वॉल्वमेंट है तो कहीं ना कहीं वो हमें वहां से रिमूव करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम जो अंदर जा रहे हैं तो दवा उसको वहां से जो है डिटेरियोरेट करती हुई ला रही है और वो उसको साइड से बचाते हुए ला रही है। तो 95% या 99% केसेस में वाल्व हमारा बच जाता है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, बहुत हाई एनल फिस्टुला है, मल्टीपल फिस्टुला है, तो वहां कभी कभी दिक्कत जो है वो हो जाती है, लेकिन तब भी इतना नहीं होता है कि पेशेंट को फीकल इनकॉन्टिनेंस यानी कि लेट्रिन जो है वो रोकने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बाद में जो है वो सब वो भी सही हो जाता है बिना किसी दवा के। अच्छा, अगर अभी हमने देखा कि क्षारसूत्र इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर बात की जाए सभी एनोरेक्टल डिजीज के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रीअकरेंस बहुत होती है। हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं कि जैसे फिस्टुला ही है, फिस्टुलेक्टोमी की है, लेकिन अब लोग पता नहीं अपना जो डाइट है, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज नहीं करते और साल भर बाद 6 महीने बाद दोबारा से फिर से डेवलप हो जाते हैं। तो अगर क्षारसूत्र किया जाता है तो उसके रीअकरेंस के कितने चांसेस रहते हैं, उसके पीछे क्या फैक्टर रहते हैं कि उसकी रीअकरेंस होती है? पहली बात तो ये है कि क्षारसूत्र अगर किसी सर्जन ने ठीक से किया है और इंटरनल एक्सटर्नल ओपनिंग दोनों को फाइंड आउट किया है, कोई ब्रांचेस वगैरह उसने उसकी नहीं छोड़ी है, चाहे टाइम लिया ज़्यादा वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पूरे के पूरे फिशलेस ट्रैक को जहाँ भी था उसको अगर रूट आउट कर दिया है तो क्षारसूत्र के बाद में कभी भी जो है वो आपका रिकरेंस नहीं होती है। दूसरी परेशानी क्या होती है, एक तो पहली परेशानी होगी कि डॉक्टर ने छोड़ दिया, दूसरे नंबर पे दिक्कत क्या होती है, जैसे 7th डे थ्रेड चेंज होना। अभी 7th डे में बहुत सारे पेशेंट, ऐसा नहीं है कि मतलब सबको जल्दी भी रहती है, लेकिन काफी पेशेंट ऐसे भी रहते हैं 7वें दिन ना करवा के 8वें दिन करवाएंगे, 9वें दिन करवाएंगे, 10वें दिन करवाएंगे, सब काम था, ये सब चीजें था, तो अब तब तक तो वो मेडिसिन उसकी खत्म हो गई। तो राइट नाउ वो थ्रेड इज जस्ट ए जनरल थ्रेड, और वो जनरल थ्रेड वो वहां एज ए मतलब फॉरेन बॉडी काम करेगा, तो वहां पे उल्टा गला बढ़ाएगा, तो 7वें नहीं तो 8वें दिन थ्रेड चेंज होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी तीसरी इसके अलावा बात यह है कि पेशेंट्स को बकायदा एडवाइस किया जाना चाहिए कि आपको डाइट जो है वो क्या लेनी है एग्जैक्टली, एंड दैट शुड बी रिटन। पेशेंट को ऐसा मान के चलो कि वो भूलेगा ही भूलेगा। सही बात। तब ऐसी स्थिति में अगर हम रोग कारक यानी कि रोग को पैदा करने वाले आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो थ्रेड भी फेल हो जाएगा, गला जो है वो काम जो है वो नहीं बन पाएगा, तब ऐसी स्थिति में वो रिकरेंस जो है हो जाएगी। स्पेसिफिक नियम है कि इलाज के दौरान के परहेज ज्यादा है, इलाज के खत्म होने के 1-2 हफ्ते में सारे परहेज खुल जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ 4 या 5 चीजें हैं जिनका ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए अगले 6 से 8 महीने तक। जी। इसके अलावा क्या है कि जैसे सपोज अभी हमने आज पेशेंट को छुट्टी दे दी, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, घाव हुआ बिल्कुल ओके, घाव ओके है, लेकिन जो स्किन है उसकी पूरी रीमॉडलिंग होने में
2 से 6 महीने तक का समय लगता है। वो बॉडी का नेचुरल सा जो है वो रिस्पॉन्स है, उसे हम नहीं कर सकते। ये ऐसे है कि घाव भर गया है लेकिन कभी कभी उसके ऊपर सेंसिटिविटी जो है वो रहती है। अब ऐसी स्थिति में उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हुआ और सेम जगह अगर रगड़ लग गई और बॉवल का मैटर कुछ उसमें फंस गया, यानी स्टूल फंस गया, लेटरिन का कुछ पार्ट उसके अंदर फंस गया, तो लेटरिन अपने आप में बहुत जबरदस्त सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों को ये चाहिए कि जब फिशला की सर्जरी निपट जाए तो उसके बाद में भी 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में एक बार डॉक्टर के पास जाकर के एक जनरल फॉलोअप विजिट जरूर रखें। जैसे हम 6 महीने तक का पेशेंट को बोलते हैं कि अप टू 6 मंथ्स आप कभी भी आओ, देयर शैल बी नो चार्ज, कि आप आइए, हम देखेंगे और समझेंगे। अगर कहीं कुछ लगता है, कुछ करने की जरूरत है तो बिल्कुल जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट एकदम से बदतमीजी शुरू कर दे तो उनको लगता है ऑपरेशन हो गया। एग्जैक्टली सेम अष्टमहागत 8 बड़ी बीमारियां आयुर्वेद में कही गई हैं जो ना आसानी से पैदा होती हैं ना आसानी से जाती हैं, जिनमें भगंदर उनमें से जो है। तब जब एक अपने आप में वो 8 बड़ी बीमारियां हैं और मॉडर्न साइड में तो बाकायदा कहावत है कि अगर किसी दूसरे डॉक्टर से आपको अपनी दुश्मनी निकालनी है तो उसको एक पाइल्स का पेशेंट भेज दो। ये मॉडर्न साइड में कहावत है। क्यों? ठीक होना नहीं है, एक जनरल परसेप्शन है, दैट्स नॉट मीन कि ठीक नहीं होता। पीड़ा के बारे में भी यही कहा गया है कि अरिवत प्राणात शरणाति पीड़यति इति अर्षः, मतलब एक दुश्मन के जैसे ये अर्श काम अरिसह दुश्मन जैसा। तब ऐसी स्थिति में क्या है कि वो अपने आप में एक बड़ी बीमारी है, तो आपको उसको खत्म हो जाने के बाद में थोड़ा सा होल्ड डाउन जो है वो करने की जरूरत है। तब वो होल्ड डाउन करने की जरूरत है तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों का कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर रहना। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी तक बहुत ही सारे गुदा रोगों के ऊपर, लगभग सभी के ऊपर आपने हमें विशेष टिप्पणी और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन अगर हम इन पॉइंट्स को कंक्लूड करना चाहें कि मतलब कुछ स्पेशल चीजें या कुछ स्पेसिफिक कारण क्या है और किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, तो वो जरा हमें थोड़ा एक कंक्लूड करके बता दीजिए। जी बिल्कुल। पहली बात तो गुदा रोगों में अगर किसी मरीज को गुदा रोगों की कोई शिकायत लगती है तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो केवल सर्जन के पास जाए। दूसरे नंबर पे बिना जांच कराए किसी भी तरीके की कोई दवा या नुस्खा नहीं ले, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, बीमारी भी बढ़ा सकता है। हो सकता है वो आपको अस्थायी तौर पर कुछ राहत दे दे, तो वहीं से आपकी लापरवाहियां शुरू हो जाएंगी और इन्हीं कारणों से बीमारी जो है वो लंबी खिंचती है और ज्यादा परेशान करती है। इसके अलावा अगर आप भगंदर की बात करें तो भगंदर में आपको आज नहीं तो कल अगर एक बार भगंदर है तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। 5% मरीज केवल ऐसे होते हैं कि जिनको एक बार जो है वो भगंदर का फोड़ा अगर हुआ तो फूटने के बाद में उनको बहुत लंबे समय तक दोबारा नहीं होता है। लेकिन 5% लोगों के ऊपर हम 95% लोगों को जो है वो परेशान नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे बोलते हैं कि भी एक बार मेरे को फोड़ा हुआ, मेरे को आज तक कभी नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे अधिकतम केवल 5% लोग हो सकते हैं, 95% में दिक्कत रहती है। बाकी इसके अलावा और क्या है कि भाई जैसे आप लक्षण वाली दवाएं जितनी भी हैं उनको लेकर के अगर राहत हो रही है तो उसके आधार पर भी आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने आप को उचित मान करके नहीं चलें। आपको एक डॉक्टर की उचित सलाह की आवश्यकता पड़ेगी ही, और जितना जल्दी आप सलाह लेंगे उतना जल्दी बढ़िया आप जो है वो अच्छे तरीके से और आसानी से जो है वो ट्रीट हो जाएंगे। और जहाँ तक बात है इसमें जो है कि भी जांच के लिए किन लोगों के पास जाना चाहिए, किन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, आपको पढ़े लिखे चिकित्सकों के पास जो है वो जाना चाहिए। बड़ी दिक्कत आती है हमारे पास, एक मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ कि सो कॉल्ड बंगाली प्रैक्टिशनर सबसे ज़्यादा इस एरिया में, इस फील्ड में ज़्यादा जो है वो कवर करते हैं इन चीज़ों को। और जितने पेशेंट उनके देखे हुए या सर्जरी करे हुए मेरे पास आते हैं उसमें मोर देन 60% पेशेंट्स को या तो हेपेटाइटिस सी या HIV एड्स इनके इन्फेक्शंस मिलते हैं, क्योंकि ये सर्जरी का प्रोसेस है और वो इन्फेक्शंस इंस्ट्रूमेंट्स पे लग जाते हैं। ज़्यादातर मामलों को वो इंस्ट्रूमेंट से वो इन्फेक्शन कभी भी जा ही नहीं पाता। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते क्योंकि उनको उतना मालूम नहीं है। जब प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो वो इन्फेक्शन इंस्ट्रूमेंट से निकल करके दूसरे पेशेंट में भी आ सकता है। इसके अलावा और क्या है कि सेल्फ मेडिकेशन, जैसे कई बार बहुत सारी यूट्यूब फलाना टिकना सब सारी चीज़ें फुल ऑफ जो है वो आपका मतलब होम रेमेडीज, ब्लीडिंग रोकें, ऐसे करें। देखिए पाइल्स की अगर जहाँ तक बात है, ब्लीडिंग रुकना एक अलग बात है, लेकिन पाइल्स सिकुड़े हैं, खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, बढ़ गए हैं, ये एक दूसरी बात है। इसको केवल और केवल जो है वो डॉक्टर चेक करके ही जो है वो बता सकता है। तो लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट जो है वो नहीं करें। बस इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि बीमारी को बीमारी की तरीके से जो है वो डील करें।
और जो लोगों में अचानक अलग किस्म की भ्रांति है कि ये पता नहीं कैसी बीमारी और गंदी बीमारी, इस जस्ट लाइक एक बीमारियों की तरह, जैसे और दूसरी बीमारियां, जैसे कहीं भी शरीर पे फोड़ा हो जाना या वेरिकोस वेन हो जाना, कि किसी भी आयु वर्ग के लोगों को कभी भी किसी भी स्थिति में जो है वो हो सकते हैं। तो आप इसको बिल्कुल एकदम नॉर्मल जो है वो मान करके चलें, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर आपके कोई सवाल जो है वो रहते हैं तो बिल्कुल आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं और हम उसको उसी टाइम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, या फिर नेक्स्ट टाइम कोई अभी हमारा डिबेट ऐसा होगा या कोई चर्चा ऐसी होगी उसमें हम आपका सवाल जो है वो शामिल करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने इस बहुत ही जटिल विषय को बहुत ही सामान्य भाषा में, जिससे कि सामान्य जनमानस को उसकी बीमारी और उसका क्या सही उपचार हो सकता है उसके बारे में आज लोगों को जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसी ही अनेक अलग अलग विषयों को लेकर आगे भी हम ये चर्चा जारी रखेंगे और आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।